तो क्वेश्चन में दिया है कि वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का मुझको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए ब्लॉक से एक स्ट्रिंग जुड़ी है, ये स्ट्रिंग ये घूम करके वही स्ट्रिंग इधर पे आई हुई है। तो अगर मैं इसमें टेंशन टी मानता हूँ तो वही टेंशन पूरे ही स्ट्रिंग में टी रहेगा। और पुली देखिए यहाँ पे एक लगी हुई है और पुली के बारे में कुछ भी नहीं दिया, आइडियल मानना पड़ेगा हमें। तो अगर ये यहाँ पे टेंशन टी और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 2t। अब ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के लिए हमें क्या लिख लेना चाहिए, इक्वेशन लिख देना चाहिए। तो चलिए हम सपोज कर ले रहे हैं कि ए ब्लॉक जो है वो A1 एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है और बी ब्लॉक जो है वो A2 एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है। तो 4 kg वाले ब्लॉक या ब्लॉक ए का बोला जाए, अगर मैं एफपीडी बनाऊंगा तो 4g फोर्स उस पर नीचे लग रही है, टेंशन उस पर ऊपर लग रहा है और A1 एक्सेलेरेशन से वो नीचे आ रहा है। तो अभी मैं एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन लगा दूं तो जिधर एक्सेलेरेशन मतलब उधर ही नेट फोर्स रही होगी। तो 4g माइनस टी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू ए इज एक्सेलेरेशन इज A1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अगर मैं ब्लॉक बी की इक्वेशन बनाने जाऊंगा तो क्या दिखेगा, इस पे फोर्स लग रही होगी 5g नीचे, टेंशन 2t ऊपर और साथ में मैंने मान लिया है कि A2 एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है। तो मतलब 2t 5g से बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख जाएगा 2t माइनस 5g इज इक्वल टू ma। तो मास कितना है भाई इसका 5 इंटू एक्सेलेरेशन इसका कितना मान है A2 मान लिया। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, 3 अननोन है। कौन कौन से अननोन हो गए भाई, टेंशन अननोन है, A1 अननोन हो गया, A2 अननोन हो गया। तो दो इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब हमको A1 और A2 के बीच में एक रिलेशन पता करना पड़ेगा। तो वो रिलेशन मैं पता कर सकता हूँ कांस्टेंट रिलेशन से, जो कि होता है सपोज समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक ए के लिए जब मैं करूंगा तो टेंशन मुझे ऊपर दिख रही है, एक्सेलेरेशन नीचे दिख रहा है, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो यह हो जाएगा माइनस टी A1 प्लस, क्योंकि cos 180 डिग्री आ जाएगा तो -1 हो जाएगी जिसकी वैल्यू। और अगर मैं बी के लिए बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 2t और एक्सेलेरेशन A2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2। ये मुझे रिलेशन मिल गया A1 और A2 के बीच में। बस अभी मुझे अच्छा दिख रहा है। इस इक्वेशन पे आ जाइए, इक्वेशन नंबर 1 में 4g माइनस टी इज इक्वल टू A1 को मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ A2 दैट वुड बी 8 टाइम्स ऑफ A2। और इसको मैं इसी इक्वेशन को 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मैं इसके वो सेकंड इक्वेशन के साथ ऐड कर दूँ। 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 8g माइनस 2t इज इक्वल टू 16 A2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको ऐड कर दे रहा हूँ मैं इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन 2 को मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो देखिए 2t वाला टर्म खत्म हो जाएगा, 8g माइनस 5g हो गया 3g और यहाँ पे हो गया 16 और 5 21 A2। तो A2 की वैल्यू आ गई 3g/21। तो ये हो जाएगा g/7। A2 की वैल्यू आ गई g/7। और अगर ये पॉजिटिव आ रही है मतलब जो डायरेक्शन हमने माना है वो सही माना है। अब देखिए A1 A2 मानने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, आप A1 ऊपर मान लेते A2 नीचे मान लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि आंसर मेरा A2 आ जाता -g/7 का। तो ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। A2 की वैल्यू आ गई g/7 तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ A2 दैट इज 2g/7। और दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव आई है, मतलब जो हमने माना है सही माना है। मतलब A1 वाला ब्लॉक नीचे ही आ रहा है कितने एक्सेलेरेशन के साथ, 2g/7 के साथ, और A2 ब्लॉक जो है वो ऊपर जा रहा है कितने के साथ, g